आवाज की दुनिया का जादूगर, क्लासिक एरा की शान, जिसका चेहरा चाहे किसी ने ना देखा हो पर आवाज जरूर सुनी होगी। दोस्तों दिल थाम के बैठो क्योंकि आ रहे हैं अमीन सयानी। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक, हैं? तो हम दुआ करते हैं यानी तमाम दर्शकों की तरफ से। बिना का गीत माला, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सारिदों के साथी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महकती बातें, संगीत के सितारों की महफिल। न जाने कितने नाम और न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं अमीन सयानी के साथ। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी गानों को भारत के हर एक गांव तक पहुंचाया, बल्कि पूरे भारत को आवाज के माध्यम से बांध कर भी रखा। अमीन सयानी का नाम लेते ही बिना का गीत माला याद आने लगता है, पर हमें कुछ और याद आ रहा है। वे जब दर्शकों को पहेलियां सुनाते थे तब दर्शकों के दिमाग में पूरे दिन उनकी आवाज गूंजती रहती थी। रेडियो पर पहेलियां बताने का काम अमीन सयानी के पहले कौन करता था ये तो पता नहीं, पर अमीन सयानी के बाद जब प्राइवेट रेडियो चैनल्स आने लगे तब बहुत सारे आरजे उनकी नकल करते थे। व्यक्तिगत तौर पर बोलूं तो मैंने खुद 2004 या 2005 तक रेडियो पर पहेलियां सुनी है। इस वजह से हम अक्सर कहते हैं कि 90 के दशक में पैदा होने वाले लोग उन आखिरी पीढ़ियों में से एक हैं जिन्होंने इंटरनेट के आने से पहले की दुनिया का आनंद उठाया था। उस वक्त हम इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए करते थे, वो भी 10 रुपए देकर। खैर, बीत गए वो दिन और रह गई सिर्फ यादें। हमारी ये हालत है तो उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा जिन्होंने 60 और 70 का दशक रेडियो के सहारे गुजारा था। उनके लिए तो रेडियो का दूसरा नाम ही अमीन सयानी है। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 के दिन मुंबई के ऐसे परिवार में हुआ जो न सिर्फ गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था, बल्कि खुद महात्मा गांधी का ताल्लुक उस परिवार से था। भारत में राष्ट्रवाद और सहजता लाने के मकसद से विविध भारती की नींव रखी गई। ऑल इंडिया रेडियो 30 के दशक से सक्रिय था। उस दौर में अमीन सयानी के माता पिता और भाई काम करते थे। उनके पिताजी जाम मोहम्मद सयानी एक डॉक्टर थे, तो वही माताजी कुलसुम साहित्य जगत से जुड़ी हुई थी। अमीन सयानी के बड़े भाई हामिद भी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे और ज्यादातर इंग्लिश शो करते थे। अगर अतीत में जाना हो तो ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमीन सयानी के पिताजी के चाचा रहमतुल्लाह सहानी ने महात्मा गांधी को वकील बनाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्हीं के कारण महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जा पाए थे। अमीन सयानी की माताजी के पिताजी तजब अली पटेल गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के व्यक्तिगत डॉक्टर थे। इस कारण से गांधी जी कुलसुम को अपनी बेटी समान मानते थे। कुलसुम सहानी ने अपना पूरा जीवन गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए गुजारा। वो समाज सेवा और साहित्य में तल्लीन रहती थी। गांधी जी के अनुसार पूरे भारत को एक धागे में जोड़ना हो तो भाषा की मदद लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुलसुम से रहबर नामक पत्रिका शुरू करने को कहा। इस काम को उन्होंने अपने मुंबई के घर में ही किया और गुजराती, हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशन किया। उस वक्त अमीन सयानी छोटे थे। न्यू एरा स्कूल में वे पढ़ रहे थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि इस बात पर थी कि उनके घर में क्या हो रहा है। वे अपने माताजी के पास बैठकर लेखन कार्य सीखने लगे। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अपने भाई के कारण महारत हासिल की थी। प्राथमिक शिक्षण लेने के बाद वे ग्वालियर के सिंधिया स्कूल चले गए। उसके बाद दोबारा मुंबई आकर जेवियर्स कॉलेज में डिग्री तक की पढ़ाई की। शुरू में उन्होंने अपने भाई हामिद के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। आप अभिनेत्री पर्ल पदमसी को जानते होंगे, उन पर हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। उनके पति आलेख पदमसी के बड़े भाई सुल्तान पदमसी ने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। वहां अमीन सयानी जाते थे और कुछ प्ले में हिस्सा भी लिया था। अमीन सयानी की जो आवाज़ है वो उस ग्रुप के कारण बनी। बात करने का जो उनका तरीका है उसे उन्होंने उस थिएटर ग्रुप में सीखा था।
शायद उसी दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करने का फैसला किया होगा। उस वक्त उन्होंने जेवियर्स कॉलेज के स्टूडियो में काम करना शुरू किया था। सौभाग्य से उस वक्त यानी 1952 में बिनाका नामक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी अपने नाम से एक गीतमाला शुरू करना चाहती थी और वहां से सिलोन रेडियो पर बिनाका गीतमाला का सफर शुरू हुआ। दरअसल उस वक्त हिंदी में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, इस वजह से इस पर कोई भी इंसान काम नहीं करना चाहता था। वैसे भी कंपनी की तरफ से सिर्फ 25 रुपए प्रति महीने मिलने वाले थे। इतनी छोटी पगार पर लेखन कार्य और एंकरिंग करने के लिए कोई भी बड़ा सितारा तैयार नहीं था। ऐसे में हमीद सयानी ने अपने भाई अमीन सयानी को ये कार्यक्रम करने को कहा। 3 दिसंबर 1952 के दिन पहला गीतमाला प्रकाशित हुआ। उस दिन गीतमाला में 7 गाने बजे थे। ये शो इतना हिट हुआ कि उस हफ्ते अमीन सयानी को 65,000 चिट्ठियां आईं। 1952 से शुरू हुआ वो सफर अगले 4 दशक तक कायम रहा। क्लासिक एरा का हर एक म्यूजिक डायरेक्टर बिनाका गीतमाला से जुड़ा हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा था कि उस दौर में वे बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे और उनका सपना हुआ करता था कि एक दिन अमीन सयानी उनके गाने अपने गीतमाला में चलाए। आपको तो पता ही है कि अमिताभ बच्चन भी रेडियो में आना चाहते थे। आपने ये भी सुना होगा कि रेडियो वालों ने उन्हें रिजेक्ट किया था। पर क्या आप ये जानते हो कि अमिताभ बच्चन को किसने रिजेक्ट किया? वे खुद अमीन सयानी थे। दरअसल अमीन सयानी दिन के 12-15 घंटे काम करते थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन बिना अपॉइंटमेंट लिए ऑडिशन देने आते थे और रिसेप्शन से ही उन्हें भगाया जाता था। आनंद फिल्म के हिट होते ही अमिताभ बच्चन का नाम फेमस होने लगा। तब अमीन सयानी को वो किस्सा याद आया। एक इंटरव्यू में अमीन सयानी बताते हैं कि अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन रेडियो की दुनिया में नहीं आए, नहीं तो मैं रास्ते पर होता और फिल्म जगत को इतना बड़ा सितारा कैसे मिलता। अमीन सयानी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। सेकेंड पार्ट जल्द ही रिलीज होगा, तब तक के लिए इंतजार करिए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।